परिचय। रसायन विज्ञान में हम वस्तुतः पदार्थ की संरचना, संघटना एवं उसके गुण धर्म का अध्ययन करते हैं, जिन्हें पदार्थ के मौलिक अवयवों, परमाणुओं एवं अणुओं के माध्यम से अच्छी तरह समझा एवं परिभाषित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए औषधि, विटामिन, शक्तिवर्धक औषधि, उर्वरक, उद्योग, बहुलक, साबुन, अपमार्जक, जलरोधक वस्त्र एवं अग्निरोधी निर्माण सामग्री, ये सभी रसायन विज्ञान से संबंधित हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में रसायन विज्ञान की भूमिका एवं उपयोगिता को समझना, द्रव्य की तीनों अवस्थाओं के अभिलक्षणों की व्याख्या करना, पदार्थों का तत्वों, यौगिकों एवं मिश्रणों में वर्गीकृत करना, एसआई आधार मात्रकों को परिभाषित करना, परिशुद्धता एवं यथार्थ भेद को स्पष्ट करना। रसायन विज्ञान का महत्व। रसायन विज्ञान ने मनुष्य के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने हेतु खाद्य सामग्री, स्वास्थ्य संबंधी उत्पाद एवं जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करने वाले अन्य पदार्थों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। विभिन्न प्रकार के उर्वरकों, कीटनाशकों एवं जीवाणुनाशकों की उन्नत किस्मों का उच्च स्तर पर उत्पादन इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। इसी प्रकार पशु एवं वनस्पति स्रोतों से संश्लेषित अथवा कृत्रिम विधियों से निर्मित कई जीवन रक्षक दवाएं हैं, यथा कैंसर के उपचार में प्रभावी सिस्प्लास्टिन एवं टेक्सोल और एड्स पीड़ितों के उपचार में प्रभावी एजिडिटी अर्थात एजिडोथामाइडिन। द्रव्य की प्रकृति। ऐसा भौतिक पदार्थ जिसका द्रव्यमान एवं आयतन हो, अर्थात जो स्थान घेरता हो, पदार्थ कहलाता है। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं द्रव्य द्वारा बनी हैं, यथा किताब, कलम, पेंसिल, जल, वायु, जीवित प्राणी इत्यादि सभी द्रव्य द्वारा ही निर्मित हैं। द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं। द्रव्य की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव एवं गैस। ठोस का निश्चित आयतन एवं निश्चित आकार होता है। द्रव का आयतन तो निश्चित रहता है, लेकिन आकार अनिश्चित। द्रव का आकार उस पात्र के आकार पर निर्भर है जिसमें उसको रखा जाता है। गैस का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही आकार। वह उस पात्र के आयतन में पूरी तरह से फैल जाती है जिसमें उसको रखा जाता है। द्रव्य का वर्गीकरण। वृहद अर्थात बड़े स्तर पर द्रव्य का वर्गीकरण मिश्रण अथवा शुद्ध पदार्थ के रूप में किया जा सकता है। मिश्रण। हमारे आसपास उपस्थित अधिकांश पदार्थ मिश्रण हैं। उदाहरण के लिए जल में चीनी का विलयन, वायु, चाय आदि सभी मिश्रण ही हैं। किसी मिश्रण में दो अथवा दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं, जिन्हें उस मिश्रण का अवयव अथवा घटक कहा जाता है। उदाहरण के लिए कहवा रासायनिक यौगिकों का एक जटिल मिश्रण होता है। मिश्रण के प्रकार। किसी मिश्रण को समांगी एवं विषमांगी में वर्गीकृत किया जा सकता है। समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में सभी अवयव एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित होते हैं एवं इसका संगठन आद्योपांत एक समान रहता है। उदाहरण: जल में चीनी का मिश्रण, जल में नमक का मिश्रण, जल में तूतिए का मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में अवयवों का संगठन आद्योपांत एक समान नहीं रहता एवं कभी कभी तो मिश्रण के विभिन्न घटकों को अलग अलग भी देखा जा सकता है। उदाहरण: चीनी एवं नमक का मिश्रण, अनाज एवं दलहन में मिले धूल कण। शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थों की विशेषताएं अथवा अभिलक्षण मिश्रण से भिन्न होते हैं। उनका निश्चित संगठन होता है, जबकि
मिश्रण में घटकों का अनुपात अनिश्चित होता है और उनका संगठन भी भिन्न हो सकता है। उदाहरण: तांबा, चांदी, सोना, जल, शर्करा अथवा ग्लूकोज आदि। शुद्ध पदार्थों का वर्गीकरण। शुद्ध पदार्थों को पुनः तत्वों तथा यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। किसी तत्व में केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं। यह कण अणु अथवा परमाणु हो सकते हैं। उदाहरण: हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, सोडियम, तांबा, चांदी, ऑक्सीजन इत्यादि। यौगिक। जब भिन्न तत्वों के दो अथवा दो से अधिक परमाणु संयोजित होते हैं तो यौगिक का एक अणु प्राप्त होता है। यौगिकों के कुछ उदाहरण हैं जल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, चीनी इत्यादि। द्रव्य का गुणधर्म। प्रत्येक पदार्थ का अपना विशिष्ट अथवा अभिलाक्षणिक गुणधर्म होता है। इन गुणधर्मों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक गुणधर्म। किसी पदार्थ का भौतिक गुणधर्म वह गुणधर्म है जिसे पदार्थ की मूल संरचना अथवा संगठन में बिना किसी परिवर्तन के मापा जा सकता है अथवा उसका अवलोकन किया जा सकता है। उदाहरण: रंग, गंध, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व इत्यादि। रासायनिक गुणधर्मों को मापने अथवा अवलोकन के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक है। उदाहरण: विभिन्न पदार्थों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं जैसे अम्लता, क्षारता, दहनशीलता आदि। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली SI। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी SI में 7 आधार मात्रक होते हैं एवं इन मात्रकों का संबंध 7 मूलभूत वैज्ञानिक राशियों से है। अन्य भौतिक राशियां जैसे गति, आयतन, घनत्व आदि इन्हीं से व्युत्पन्न हैं। SI के आधार मात्रकों की परिभाषा नीचे तालिका में दी गई है। SI प्रणाली में किसी मात्रक के अपवर्तयों एवं अपवर्तकों को व्यक्त करने हेतु उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। द्रव्यमान एवं भार। किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है, जबकि किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाला गुरुत्व बल है। किसी पदार्थ का द्रव्यमान स्थिर होता है, परंतु वस्तु का भार भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, क्योंकि स्थान परिवर्तन के कारण इसके गुरुत्व में भी परिवर्तन होता है। किसी प्रयोगशाला में वैश्लेषिक अथवा सूक्ष्मग्राही तुला की सहायता से किसी पदार्थ के द्रव्यमान का सटीक निर्धारण किया जा सकता है। आयतन एवं घनत्व। आयतन का मात्रक घन लंबाई होता है, अतः SI पद्धति में आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। रासायनिक प्रयोगशालाओं में अपेक्षाकृत छोटे आयतनों का उपयोग होता है, अतः आयतन को ज्यादातर सेंटीमीटर क्यूब अथवा डेसीमीटर क्यूब मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। द्रवों का आयतन मापने के लिए प्रायः सामान्य मात्रक लीटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि SI मात्रक नहीं है। 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर के। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के। प्रयोगशाला में अंशांकित सिलेंडर, ब्यूरेट, पिपेट आदि द्वारा द्रवों अथवा विलयनों का आयतन मापा जा सकता है। आयतन मापी फ्लास्क का उपयोग ज्ञात आयतन का विलयन बनाने में किया जाता है। किसी पदार्थ का घनत्व उस पदार्थ के प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है, अतः घनत्व का SI मात्रक इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है: घनत्व का SI मात्रक बराबर द्रव्यमान का SI मात्रक बटे आयतन का SI मात्रक, जो कि बराबर होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब अथवा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ताप। ताप मापने के 3 सामान्य पैमाने हैं: डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन।
यहाँ के यानी केल्विन SI मात्रक है। सामान्यतः सेल्सियस पैमाने वाले तापमापियों को 0 डिग्री से 100 डिग्री तक अंशांकित किया जाता है, जहां ये दोनों ताप क्रमशः जल के हिमांक तथा क्वथनांक है। फ़ारेनहाइट पैमाने को 32 डिग्री से 212 डिग्री के मध्य व्यक्त किया जाता है। इन दोनों पैमानों पर ताप एक दूसरे से निम्नलिखित रूप से संबंधित है। फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस जमा 3। केल्विन पैमाना सेल्सियस पैमाने से निम्न प्रकार संबद्ध है। के बराबर डिग्री सेल्सियस जमा 273.1। सार्थक अंक। सार्थक अंक वैसे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात हों। अनिश्चितता को सूचित करने के लिए पहले निश्चित अंक लिखे जाते हैं, फिर अनिश्चित अंक को अंतिम अंक के रूप में लिखा जाता है। सार्थक अंकों को निर्धारित करने के लिए कुछ नियम बने हैं जो निम्न हैं। सभी अशून्य जो शून्य नहीं है अंक सार्थक होते हैं। उदाहरण 285 सेंटीमीटर में 3 सार्थक अंक हैं एवं 0.25 ml में 2 सार्थक अंक हैं। नंबर 2, प्रथम अशून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते। इस प्रकार के शून्य मात्र दशमलव की स्थिति को दर्शाते हैं, अतः 0.03 में मात्र एक ही सार्थक अंक है एवं 0.0052 में सिर्फ 2 सार्थक अंक हैं। 3, 2 अशून्य अंक के मध्य स्थित शून्य अंक सार्थक होते हैं। 4, किसी अंक के अंत में अथवा दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक होते हैं, परंतु शर्त यह है कि वो दशमलव के दाईं ओर स्थित हो। उदाहरण 0.200 ग्राम में 3 सार्थक अंक है, लेकिन जिन संख्याओं में दशमलव नहीं है उनमें दाईं ओर स्थित शून्य सार्थक नहीं होते। उदाहरण के लिए हम 100 को ले सकते हैं, इसमें केवल 1 सार्थक अंक है। 5, यथार्थ संख्याओं में सार्थक अंकों की संख्या अपरिमित होती है। उदाहरण के लिए 2 गेंदों या 20 अंडों में अपरिमित सार्थक अंक है, क्योंकि ये दोनों ही यथार्थ संख्याएं हैं एवं इन्हें दशमलव अंकित करने के बाद अपरिमित शून्य लिखकर व्यक्त किया जा सकता है, जैसे 2 बराबर 2.000000 या 20 बराबर 20.00000000। 4.01 गुणा 10 वर्ग में 3 सार्थक अंक हैं और 8.256 गुणा 10 का मान -3 में सार्थक अंकों की संख्या 4 है। सार्थक अंकों का गुणा और भाग एवं जोड़ और घटाव। परिणाम को आवश्यक सार्थक अंकों तक व्यक्त करने के लिए संख्याओं के निकटतम राउंड ऑफ मान लिखते वक्त निम्न बातों का ध्यान रखें। यदि दाईं तरफ का अंतिम अंक 5 से अधिक है और उसको हटाना है तो उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है। उदाहरण 1.386। अब अगर हमें दाईं तरफ के अंतिम अंक अर्थात 6 को हटाना है तो हम उसके निकटतम अंक 8 में 1 जोड़ देंगे, अर्थात ये 9 हो जाएगा। और अब 1.386 का निकटतम मान 1.39 हो जाएगा। अगर दाईं तरफ का अंतिम अंक 5 से कम है और उसे हटाना है तो उसे हटा देंगे, लेकिन उसका निकटतम अंक अपरिवर्तित ही रहेगा। उदाहरण 4.334 में से दाईं तरफ का अंतिम अंक अर्थात 4 को अगर हटाते हैं तो इसका निकटतम अंक अर्थात 3 अपरिवर्तित ही रहेगा। अतः 4.334 का निकटतम मान 4.33 होगा। यदि सबसे दाईं तरफ के अंतिम अंक को हटाना है और उसका मान 5 है तो ऐसी स्थिति में यदि उसका निकटतम अंक सम है तो वो अपरिवर्तित रहेगा।
परंतु विषम अंक होने की स्थिति में मान में 1 अंक की बढ़ोतरी होगी। उदाहरण, यदि 6.35 से 5 को हटाकर निकटतम अंक लिखना है तो हमें 3 को 4 करना होगा, अर्थात 6.35 में से 5 को हटाने के बाद निकटतम अंक 6.4 होगा। जबकि 6.25 में से यदि 5 को विलोपित करेंगे तो इसका निकटतम मान 6.2 ही होगा, क्योंकि 5 के ठीक पहले वाला अंक सम। क्या आप जानते हैं, ज्वलनशीलता सिद्धांत के दृष्टिकोण से सभी द्रव्य में ज्वलनशीलता एक घटक के रूप में विद्यमान रहती है। किसी वस्तु के जलने का अर्थ है उस द्रव्य में विद्यमान ज्वलनशील घटक का निस्तारण। अगर कोई वस्तु नहीं जलती है तो माना जाएगा कि उस वस्तु में ज्वलनशील घटक मौजूद नहीं है। ज्वलनशीलता का सिद्धांत, किसी वस्तु के दहन का अर्थ उसके ज्वलनशील घटक का वायु में निस्तारण है। प्रागलन द्वारा धातु निर्माण के लिए अपेक्षाकृत कम ज्वलनशील अयस्क के साथ ज्वलनशील घटक का मिश्रण आवश्यक होता है। मूर्छायुक्त अथवा अपरिष्कृत धातु से ज्वलनशील घटक का वायु में निस्तारण अपेक्षाकृत धीमी गति से होता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। सभी पदार्थ द्रव्य से निर्मित होते हैं जो 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस में पाए जा सकते हैं। द्रव्य को तत्व, यौगिक एवं मिश्रण में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। रसायन विज्ञान में राशियों के मापन में 10 की घात घटा 31 से लेकर 10 की घात जमा 23 जैसी संख्याएं आती हैं, अतः इन्हें व्यक्त करने के लिए वैज्ञानिक संकेतन जैसी उपयुक्त पद्धति का उपयोग किया जाता है। प्रेक्षणों में सार्थक अंकों की संख्या का उल्लेख कर अनिश्चितता का ध्यान रखा जा सकता है। विभिन्न परमाणुओं का संयोजन रासायनिक संयोजन के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार होता है। उत्पादों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर रहता है। उदाहरणार्थ, किसी रासायनिक यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान रहता है। बर्फ का जल यानी H2O 1/8 के अनुपात में होता है। नदी का जल 1/8 के अनुपात में होता है और समुद्र का जल भी 1/8 के अनुपात में होता है। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: सार्थक अंकों को निर्धारित करना, रासायनिक संयोजन के विभिन्न नियमों की व्याख्या करना, परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान तथा सूत्र द्रव्यमान की सार्थकता का वर्णन करना, किसी यौगिक का निर्माण करने वाले विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करना, दिए गए प्रायोगिक आंकड़ों से किसी यौगिक के लिए मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र निर्धारित करना, स्टाइकियोमेट्री गणनाएं करना। विमीय विश्लेषण। परिकलन करते समय प्रायः मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में रूपांतरित करना पड़ता है। ऐसा करने के लिए गुणक लेबल विधि या इकाई गुणक विधि या विमीय विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। रासायनिक संयोजन के नियम। तत्वों के संयोजन से यौगिकों का बनाना निम्नलिखित 5 मूल नियमों के अंतर्गत।
द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार द्रव्य को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जिंक का एक अणु सल्फर के एक अणु से अभिक्रिया करके ZnS यानी जिंक सल्फाइड का एक अणु बनाता है। स्थिर अनुपात का नियम। यह नियम एक फ्रांसीसी रसायन वैज्ञानिक जोसेफ प्राउस्ट ने दिया। उन्होंने बताया कि किसी दिए गए यौगिक में भार के आधार पर तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। जल यौगिक के बनने में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का ऑक्सीजन के द्रव्यमान से अनुपात सदैव 1:8 रहता है, चाहे जल का स्रोत कुछ भी हो। गुणित अनुपात का नियम। यह नियम जॉन डाल्टन द्वारा 1803 में प्रस्तावित किया गया। इस नियम के अनुसार यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। उदाहरण, 100 ग्राम कार्बन 133 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO या 266 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 बनाता है। 100 ग्राम कार्बन से अभिक्रिया कर सकने वाली ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 266 अनुपात 133 या लगभग 2:1 है, जो कि एक छोटा पूर्णांक अनुपात है। गे लुसैक का गैसीय आयतनों का नियम। यह नियम गे लुसैक द्वारा सन 1808 में दिया गया। उन्होंने अवलोकन किया कि जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें संयुक्त होती हैं या बनती हैं तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, यदि सभी गैसें समान ताप और दाब पर हों। अतः 100 ml हाइड्रोजन 50 ml ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर 100 ml जल वाष्प प्रदान करती है। हाइड्रोजन जमा ऑक्सीजन बराबर जल। इस प्रकार आपस में संयुक्त अर्थात 100 ml और 50 ml होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन का 2:1 का सरल अनुपात होता है। आवोगाद्रो का नियम। सन 1811 में आवोगाद्रो ने प्रस्तावित किया कि समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। आवोगाद्रो ने परमाणुओं और अणुओं के बीच अंतर की व्याख्या की, जो आज आसानी से समझ में आती है। यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बनाने वाली अभिक्रिया को पुनः देखें तो हम देखेंगे कि हाइड्रोजन के 2 आयतन ऑक्सीजन के एक आयतन से संयुक्त होकर जल के 2 आयतन प्रदान करते हैं और ऑक्सीजन लेश मात्र भी नहीं शेष बचती है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने निम्न बिंदु प्रस्तावित किए। द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से बना होता है। किसी दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं के एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में भिन्न होते हैं। यौगिक तब बनते हैं जब विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो इन्हें बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है।
परमाणु द्रव्यमान तथा औसत आणविक द्रव्यमान। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई ऐसे द्रव्यमान के रूप में परिभाषित की जाती है जो एक कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का ठीक 12वां भाग होता है तथा एक AMU बराबर 1.66056 गुणे 10 की घात घटा 24 ग्राम। हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर 1.6736 गुणा 10 की घात घटा 24 ग्राम। अतः AMU के संदर्भ में H परमाणु का द्रव्यमान बराबर 1.6736 गुणा 10 की घात घटा 24 बटे 1.66056 गुणे 10 की घात घटा 24 बराबर 1.0078 AMU, जो कि बराबर है 1.0080 AMU। इसी प्रकार ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16 यानी 16O 15.995 AMU होगा। जब हम गणनाओं में परमाणविक द्रव्यमानों का उपयोग करते हैं तो हम वास्तव में तत्वों के औसत परमाणविक द्रव्यमानों का उपयोग करते हैं। उदाहरण, कार्बन समस्थानिकों का औसत परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित होगा। आणविक द्रव्यमान तथा सूत्र द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान किसी अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणविक द्रव्यमानों का योग होता है। इसे प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान तथा उपस्थित परमाणुओं की संख्या के गुणनफलों के योग द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण, मीथेन का आणविक द्रव्यमान CH4 बराबर 12.011 U जमा 4 1.008 U बराबर 16.043 U। इसी प्रकार जल का आणविक द्रव्यमान H2O बराबर 2 गुणा H का परमाणु द्रव्यमान जमा 1 गुणा O का परमाणु द्रव्यमान बराबर 2 1.008 U जमा 16.00 U बराबर 18.02 U। सूत्र जैसे कि NaCl को आणविक द्रव्यमान के बजाय सूत्र द्रव्यमान की गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि ठोस अवस्था में सोडियम क्लोराइड में अणु उपस्थित ही नहीं होते। इस प्रकार सोडियम क्लोराइड का सूत्र द्रव्यमान बराबर सोडियम का परमाणु द्रव्यमान जमा क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान बराबर 23.0 U जमा 35.5 U बराबर 58.5 U। प्रतिशत संघटन। किसी यौगिक का प्रतिशत संघटन, प्रतिशतता संघटन यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों में से प्रत्येक के द्रव्यमान की आपेक्षिक माप होती है। प्रतिशत संघटन यानी प्रतिशतता संघटन की गणना प्रतिशत गुणे तत्व का भार यानी द्रव्यमान बराबर उपस्थित तत्व का कुल द्रव्यमान भाग आणविक द्रव्यमान गुणे 100। मोलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। किसी यौगिक का मोलानुपाती सूत्र यौगिक में उपस्थित तत्वों का अनुपात प्रदर्शित करता है। किसी यौगिक का आणविक सूत्र यह बताता है कि यौगिक के एक अणु में प्रत्येक तत्व के कितने परमाणु उपस्थित हैं। किसी यौगिक का मोलानुपाती सूत्र द्रव्यमान का आशय मोलानुपाती सूत्र में उपस्थित तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के योग से होता है।
किसी यौगिक का आणविक द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान, सूत्रभार या आणविक भार मोलानुपाती सूत्र द्रव्यमान का एक गुणज होता है। MM बराबर N गुणे मोलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। मोलानुपाती सूत्र को यौगिक के प्रतिशतता या प्रतिशत संघटन से परिकलित किया जा सकता है। मोलानुपाती तथा आणविक सूत्र के उदाहरण। यदि किसी यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन 1:2 के अनुपात में उपस्थित हों तो यौगिक के लिए मोलानुपाती सूत्र CH2 होगा। इस यौगिक का मोलानुपाती सूत्र द्रव्यमान 12.0 जमा 2 गुणे 1.0 बराबर 14.0 ग्राम बटे मोल होगा। यदि हमें ज्ञात हो कि यौगिक का मोलर द्रव्यमान 28.0 ग्राम बटे मोल है तो हम यौगिक का मोलानुपाती सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। MM बराबर N गुणे मोलानुपाती सूत्र द्रव्यमान 28.0 बराबर N गुणे 14.0 N बराबर 2। अतः यौगिक का मोलानुपाती सूत्र बराबर 2 गुणे मोलानुपाती सूत्र अर्थात 2 गुणे CH2 जो कि C2H4 है। ऐसे अनेक यौगिक हैं जिनका मोलानुपाती सूत्र CH2 हो सकता है। इनमें निम्न शामिल हैं C2H4, ईथेन या इथाइलिन, मोलर द्रव्यमान बराबर 28.0 ग्राम बटे मोल तथा N बराबर 2। C3H6 प्रोपेन या प्रोपिलीन, मोलर द्रव्यमान बराबर 42.0 ग्राम बटे मोल तथा N बराबर 3। स्टाइकियोमेट्री और स्टाइकियोमेट्रिक परिकलन। स्टाइकियोमेट्री के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रियकों और उत्पादों के द्रव्यमानों या कभी-कभी आयतनों का परिकलन किया जाता है। उदाहरण O2 और H2O के लिए गुणांक 2 स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहलाते हैं। इसी प्रकार CH4 और CO2 में से प्रत्येक के लिए यह गुणांक 1 है। अतः उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया के अनुसार CH4 गैस का 1 मोल O2 गैस के 2 मोलों से अभिक्रिया करके CO2 गैस का 1 मोल और H2O गैस के 2 मोल प्रदान करता है। 22.4 लीटर CH4 गैस 44.8 लीटर O2 गैस से अभिक्रिया करके 22.4 लीटर CO2 गैस और 44.8 लीटर H2O गैस देती है। 16 ग्राम CH4 गैस 2 गुणे 32 ग्राम O2 गैस से अभिक्रिया करके 44 ग्राम CO2 गैस और 2 गुणे 18 ग्राम H2O गैस देती है। मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान। 1 मोल किसी पदार्थ की वो मात्रा है जिसमें उतने ही कण या निकाय होते हैं जितने 12C समस्थानिक के 12 ग्राम या 0.012 किलोग्राम में परमाणु होते हैं। 1 मोल आवोगाद्रो स्थिरांक कहलाता है जिसे Na से निरूपित किया जाता है। इस प्रकार अनेक निकाय, परमाणु, अणु या कोई अन्य कण किसी पदार्थ विशेष का एक अणु बनाते हैं। या हम कह सकते हैं कि 1 मोल H परमाणु बराबर 6.022 गुणे 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु। 1 मोल जल अणु बराबर 6.022
गुणे 10 की घात 23 जल अणु। किसी पदार्थ के एक मोल का ग्राम में द्रव्यमान इसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। जल का मोलर द्रव्यमान बराबर 18.02 ग्राम। सोडियम क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान बराबर 58.5 ग्राम। विलयनों में अभिक्रियाएं। किसी विलयन की सांद्रता या उसके दिए गए आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को निम्न में से किसी प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत, W/W प्रतिशत। मोल अंश, मोललता, मोलरता। पद जो सांद्रता को अभिव्यक्त करता है। प्रतिशत संघटन, द्रव्यमान द्वारा। हम द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत जैसा कि इसे कभी कभी कहा जाता है पर दो प्रकार से विचार कर सकते हैं। विलयन के प्रति 100 भाग पर विलय के भाग। किसी विलयन में विलय का अंश गुणे 100। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। मोलरता, ठीक 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या मोलरता होती है। नोट करें कि मोलरता को R के साथ लिखा जाता है और इसे कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। मोलरता बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन लीटर में। मोललता, मोललता M हमें 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या बताती है और इसे लोअर केस m से प्रदर्शित किया जाता है। मोललता बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान किलोग्राम में। मोल अंश, किसी विलयन में किसी घटक का मोल अंश x उस घटक के मोलों की संख्या का विलयन में सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या से अनुपात होता है। क्या आप जानते हैं, आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु विभाज्य होता है। एक ही परमाणु के परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो सकते हैं, जैसे कि 1H, 2H और 3H। विभिन्न परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान समान हो सकते हैं, जैसे कि 40 Ca और 40 Ar। परमाणु किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण होता है। किसी परमाणु के द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। ये सभी नियम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का आधार हैं, जिसके अनुसार परमाणु द्रव्य की निर्माणक इकाइयां होते हैं। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान कार्बन के 12C समस्थानिक के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है, जिसका निश्चित मान 12 होता है। किसी अणु के आणविक द्रव्यमान को अणु में उपस्थित परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों के योग द्वारा प्राप्त किया जाता है। अपेक्षित अभिक्रियकों या निर्मित उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन स्टाइकियोमेट्री कहलाता है। किसी विलयन के लिए दिए गए आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत, मोल अंश, मोलरता और मोललता के रूप में व्यक्त की जाती है। किसी दिए गए सिस्टम में उपस्थित परमाणुओं, अणुओं या किन्हीं अन्य कणों की संख्या को आवोगाद्रो स्थिरांक 6.022 गुणे 10 की घात
23 के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे संबंधित कणों या निकायों का एक मोल माना जाता है।